इलेक्ट्रिकल साइड से सोलर की साइड पे आना, ये कोई आपका बाय डेडिकेटेडली स्टडीज़ में था या आपने खुद इंडस्ट्री में आने के बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं सोलर जो है वो मेरी इंडस्ट्री बनेगी? क्योंकि हमारे साथ कुछ दोस्त थे, हमने मिलकर प्लान बनाया कि हम सोलर को समझते हैं। फिर जैसे ही हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर ग्रेजुएट होकर निकले, 2013 से लेके आज 2025 का एंड है, तो इसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। स्टार्ट से लेके अब 2025 में आपको क्या लगता है कि हमारी मार्केट जो है वो कितनी वेल डिफाइन हो गई है और कितनी ज़्यादा एजुकेट हो गई? 2014, 15, 16, 18 तक सोलर पे यकीन दिलाना ऐसा था कि अल्लाह पे यकीन दिलाना कि नहीं यार एग्जिस्ट करती है चीज़। तो आपको नहीं लगता ये जो सोलर है इसकी एडवांसमेंट में नेट मीटरिंग का एक बहुत अहम किरदार है? पाकिस्तान में सोलर रिवाइव हुआ है, उसकी बेसिक रीज़न नेट मीटरिंग ही थी। तो अगर 13 गीगावाट की जनरेशन सोलर दे रहा है और ग्रिड में एडअप कर रहा है तो पीछे तो वॉल्यूम ही बड़ा कम बच जाता है, तो फिर मार्केट जो है वो कहाँ स्टैंड करती है इस वक्त? हमारा जो वापडा का डिपार्टमेंट है वो अब जो भी कर ले, अब जितना सोलर लग गया है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है। ग्रिड पे रिलायंस नहीं होगी तो ये ट्रांसमिशन हमारा नेटवर्क जो है वो इतना केपेबल और रिलायबल है कि वो नेट मीटरिंग को फर्दर सपोर्ट कर सके। बोथ पार्टीज के अगर कंसेंट को अगर आपने सेव करना है तो इसके लिए रेगुलेशंस बेहतर होनी चाहिए फॉर कंज्यूमर्स। जो पीक आवर्स एंड ऑफ पीक का जो कंसेप्ट है उसको चेंज कर देना चाहिए सबसे पहले। कोई भी कंपनी आती है, कंज्यूमर के पास एक प्राइस बैटल चल रही है, आपको क्या ख्याल है कि कंज्यूमर को एक सोलर सिस्टम लगवाते हुए किन किन चीज़ों का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए? ईपीसी कंपनी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, आप ये देखें कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज क्या देता है, उसके बैक एंड पे हिस्ट्री क्या है। आजकल फेक वारंटीज है बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई 10 साल कह रहा है, कोई 12 साल कह रहा है, कोई 15 साल कह रहा है। बराए मेहरबानी यूज़ योर ब्रेन। चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में आती हैं, वो 3 महीने 4 महीने बाद अपना प्रोडक्ट सप्लाई बेची और जनाब निकल के गायब हो गए। फिर बाद में आफ्टर सेल वारंटी कौन भुगत रहा है किसी को कोई पता नहीं। नए यंगस्टर्स जो हैं वो जो इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपके ख्याल में उनको किस इंडस्ट्री में पहले आना चाहिए? रिटेल में आए, ट्रेड में आए या ईपीसी में आए? न्यू इन्वेस्टर है या न्यू इंजीनियर है जो इसमें आना चाहता है, किसी इंजीनियरिंग फर्म के साथ अटैच होके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर वो इकट्ठे फ्लरिश कर सकते हैं इकट्ठे फ्लरिश करें, नहीं तो न्यू प्रोडक्ट लेके आए। ईपीसी कंपनीज जो है वो कहाँ कहाँ डंडी मार सकती हैं, कहाँ कहाँ पैसे बचा सकती हैं जो कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता और वहाँ से वो पैसे बना रही होती हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और मेरे साथ आज हैं मेरे बड़े स्पेशल गेस्ट उसामा सन ग्लोबल से। ये हमारे रिक्वेस्ट पे आए हैं आपको बताने के लिए कि ईपीसी जो है सोलर इंस्टॉलेशन वो कितना आसान प्रोसेस है या कितना मुश्किल है, इसमें क्या क्या हर्डल्स आती हैं और क्या क्या इसमें ओले हैं, ये आपको बताएंगे। उसामा, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आज हमारे आप दफ्तर आए हैं इस पॉडकास्ट के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सलमान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका आने का। एज यू टोल्ड माय नेम इज उसामा रियाज। आई एम वर्किंग इन सन ग्लोबल एज अ डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड वी आर मेनली EPC company and doing most of the industry and commercial projects। ठीक हो गया। अगर कोई भाई हमारा ज़रा अंग्रेजी जिसकी थोड़ी इतनी सॉलिड नहीं है तो मैं बता देता हूँ। उसामा जो है वो उनकी EPC कंपनी है। EPC कंपनी वो होती है जो प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन और इंस्टॉलेशन करती है सोलर सिस्टम के अंदर रहते हुए, और ये ट्रेड भी करते हैं और इंस्टॉलेशन में भी हैं। अच्छा उसामा, मुझे बताएं कि ये अभी ऑब्वियसली आपका एक बड़ा एक्सटेंसिव एक कैरियर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है आपका, तो इलेक्ट्रिकल साइड से सोलर की साइड पे आना, ये कोई आपका बाय डेडिकेटेडली स्टडीज़ में था या आपने खुद इंडस्ट्री में आने के बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं सोलर जो है वो मेरी इंडस्ट्री बनेगी? जी, इसके पीछे कंप्लीट एक हिस्ट्री है। अब आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो इलेक्ट्रिकल की ग्रेजुएशन है वो मेरा 08 बैच है। तो 2010 के अंदर सोलर वाज गेटिंग स्टार्टेड एट दैट टाइम। ठीक है, सोलर स्टार्ट हो रहा था, तो हमने उस वक्त सोचा कि हम अपना कोई फाइनल प्रोजेक्ट सोलर के बेस पे कोई करेंगे, कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि रिसर्च में मेरा थोड़ा सा स्कोप था कि हम PhD करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक हो। और ग्रेजुएशन कहाँ से थी आपकी? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। अच्छा, ठीक है। तो 2010 में हमने सोलर का एक कोर्स कर लिया ब्रेन से, क्योंकि उन दिनों में इंटर्नशिप हम कर नहीं सके। जब हमने क्योंकि हमारे साथ कुछ दोस्त थे, हमने मिलकर प्लान बनाया कि हम सोलर को समझते हैं। सोलर पे कोर्स भी किया 3 महीने का। देन फिर फाइनल प्रोजेक्ट का जब टाइम आया तो ऐसा हम कोई सोलर के ऊपर प्रोजेक्ट कर नहीं सके, लेकिन मेनली हमने रिसर्च प्रोजेक्ट किया और उसके ऊपर हमने
फिर अपना पेपर भी पब्लिश कर दिया रिसर्च की बेस के ऊपर। फिर जैसे ही हम इंडस्ट्री से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर ग्रेजुएट होकर निकले तो सोलर थोड़ा सा मज़ीद रिवाइव हो चुका था। तो फ़ौरन ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली सोलर इंडस्ट्री में आने की। तो चूँकि शुरू से एक जहन में था कि कोई ऐसी चीज़ करनी है जो कि फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, जिसका स्कोप थोड़ा बेहतर होना चाहिए, मार्केट से थोड़ी हटके होनी चाहिए। इसलिए कुछ उसके कोर्सेज भी किए। फिर जैसे ही सोलर इंडस्ट्री रिवाइव करी तो हम उसके अंदर 2013 में ही एंटर हो गए। अच्छा। तो अब हाँ जी, 2013 से लेके आज 2025 का एंड है, तो इसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। 12 साल एक्यूमुलेटेड एक इंडस्ट्री को दे देना, मतलब आपने अपनी लाइफ की जो पीक टाइम होता है जो जवानी का, वो तो आपने सोलर इंडस्ट्री में गुल कर दिया। ठीक है। तो जब मुझे बताएं कि जब आपने स्टार्ट से लेके अब 2025 में आपको क्या लगता है कि हमारी मार्केट जो है वो कितनी वेल डिफाइन हो गई है और कितनी ज़्यादा एजुकेट हो गई? उस वक्त से लेके अब तक अगर मैं आपको एक लाइन में ज़रा अगर बता दूं तो वो आसान सा ये है कि 2014, 15, 16, 18 तक सोलर पे यकीन दिलाना ऐसा था कि अल्लाह पे यकीन दिलाना कि नहीं यार एग्जिस्ट करती है चीज़। नाउ एवरीवन नोज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दी सोलर, ठीक है ना। तो अब मार्केट शिफ्ट और मार्केट डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि अब लोगों को सबको पता है सोलर एक ऐसा प्रोडक्ट है, हर घर में अगर जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उन सब कंस्ट्रक्शंस में सोलर एक मेजर पार्ट है। जैसे एसी लगेगा, चूल्हा लगेगा, हर चीज़ होगी, सोलर भी लगेगा क्योंकि एनर्जी नीड है ये। ठीक। तो अब इसको हम कंसिडर डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। अब ये एसेंशियल्स में आ गया है। ठीक है। पास 2018-19 तक इसको समझा जाता था ये एक लग्जरी है। ये माइंडसेट क्लियर हो गया है, दिस इज़ नॉट अ लग्जरी। पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं, आपकी यूरोप से लेके मिडल ईस्ट में चले जाएं, इवन मिडल ईस्ट के पास बेतहाशा ऑयल है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर। आप यूरोप को देख लें, आप इवन पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इंडिया को, जितनी भी हमारी इधर ऑल ओवर द ग्लोब है, तमाम के तमाम लोग सोलर पे इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं, दिस इज़ दी बेसिक नीड नाउ। पाकिस्तान में जो बेसिक नीड्स हैं, वो बेसिक नीड्स भी जो है वो किसी ना किसी बेनिफिट के साथ एफिलिएटेड होती हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो सोलर है इसकी रेगुलराइजेशन में या इसकी एडवांसमेंट में नेट मीटरिंग का एक बहुत अहम किरदार है? जी। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में सोलर रिवाइव हुआ है, उसकी बेसिक रीज़न नेट मीटरिंग ही थी। क्यों? क्योंकि आप अगर बात करें पाकिस्तान में 2012 से लेके 2016 तक एनर्जी शॉर्टफॉल और हमारी लोड शेडिंग का मसाइल बहुत ज़्यादा थे। उस टाइम पे हम लोग जो सोलर लगाते थे वो एक हम बैकअप देते थे रेजिडेंशियल्स को। ठीक है। इंडस्ट्री में इसका कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, या था तो बहुत ही लिमिटेड था। ठीक। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर रहते हुए जैसे ही नेट मीटरिंग आई, लोगों को रियल बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि नेट मीटरिंग अब एक सपोर्टिव एलिमेंट करंट सिनेरियोज में है, लेकिन पहले एक बेसिक एलिमेंट था सोलर की इंस्टॉलेशन के अंदर। क्यों? हम सबको जैसे उसकी रेगुलेशंस का हमें आइडिया है कि हमारी नेट मीटरिंग होती थी, यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी, और उसके बाद हमें जो बच जाता था वो शाम के नेट ऑफ हो गया, हमें पता चलता था बिल हमारा नेगेटिव में, जिसकी वजह से लोगों को बेतहाशा बेनिफिट हुआ। गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है इस टाइम पूरा पाकिस्तान जो है इतना ज़्यादा सोलराइज हुआ है। उसकी बेसिक मेन रीज़न एक नेट मीटरिंग ही है। तो अब आजकल के करंट सिनेरियो में जहाँ पर बहुत सारी एक मिसकलिनियस सी खबरें हैं और लोगों के बड़े मिक्स व्यूज़ हैं इसमें कि हाइब्रिड लगाना सिस्टम चाहिए या एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए, आपके ख्याल में आज के सिनेरियो को देखते हुए और फ्यूचरिस्टिकली कौन सा सिस्टम वाइबल है? अंडरस्टैंडिंग इन प्लानिंग, दीज टू वर्ड्स एंड दीज टू अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है। आपको अपने लोड को अंडरस्टैंड करना है। हमारे 3 सेक्शन हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है। जब आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी हमें इन किसके ऊपर जाना है। ठीक। एज अ EPC इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हमने 1 साल में कुछ, जैसे रफान बेस है, वहाँ पे हमने 750 किलोवाट का सिस्टम लगाया। अभी आगे 1 मेगावाट का हमारे पास है। करंटली वी आर इंस्टॉलिंग 3.3 मेगावाट ऑफ सिस्टम। ये तमाम के तमाम सिस्टम में पीछे 1 मेगा लगाया। अब ये तमाम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है, फ्लोसन हो जाए, अभी सनराइज इंडस में लग रहा है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब में हमने कहीं पे भी
नेट मीटरिंग नहीं करवाई। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि उनका अपना बेस लोड ही बहुत ज़्यादा है, और आगे हमारे पास ये कंप्लीशन के बाद 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसी इंडस्ट्री में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितनी वो जनरेट करते हैं वो अंदर ही इंटरनल कंजम्पशन में कंज्यूम होती है, इन हाउस यूज। इसलिए जो मैंने कहा कि हमें इसका तयन करने से पहले, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमने लोड डिमांड को, कंज्यूमर डिमांड को अंडरस्टैंड करना है। इसलिए अब हम जब बात करते हैं रेगुलेशंस चेंजिंग की, तो उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो हमें रेजिडेंशियल में नज़र आएगा। ठीक है, हाँ, फिर रेजिडेंशियल में अगर ये रेगुलेशंस हमारी जैसे स्पेकुलेशंस चल रही हैं, कुछ अब चेंजिंग्स आती हैं, तो फिर रेजिडेंशियल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, और उसके लिए हमें इम्प्रूवमेंट उसमें बैटरी सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम की फिर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए। एग्रीड, क्योंकि देखें आप अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री का मोर और लेस एक स्टैटिक लोड है जो कि थ्रू आउट द ईयर एक जैसा ही तकरीबन रहता है। ऑब्वियसली वेरिएशंस आती हैं उसमें लोड की, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की, सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री का हम किसी हद तक कह सकते हैं कि लोड थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। रेजिडेंशियल हाउसिंग या कमर्शियल कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन आती है, अप टू 50% भी लोड जो है वो विंटर्स में या अदर सीजन्स में कम हो जाता है जब रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ पर ऑन ग्रिड विदाउट नेट मीटरिंग मुझे लगता है शायद इतना वाइबल नहीं होगा। उसको काउंटर पार्ट करने के लिए अगर नेट मीटरिंग की देखें, अगर हमारे पास कोई ऐसी लिमिटेशन आती है कि यूनिट रेट भी कम हो गए और बाकी सारी चीज़ें मुश्किल है अगर नेट मीटरिंग लगवाना, तो आपको क्या लगता है कि बाकी जो कमर्शियल्स हैं या रेजिडेंशियल जिनके सिस्टम लगे भी हुए हैं या जो नए लगवाना चाहते हैं वो हाइब्रिड की तरफ मूव करेंगे? जी बिल्कुल। जो रेजिडेंशियल सिस्टम्स है वो तो इवेंचुअली इसके ऊपर लाजमी जाएंगे सूनर और लेटर, क्योंकि जो पॉलिसीज़ अगर अपग्रेड भी होती हैं तो वो ऐसा नहीं है कि जो पिछले कंज्यूमर्स हैं उनको एज़ पर द रेगुलेशन जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग में है वो पिछले कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं करेगी, वो न्यू कंज्यूमर्स के लिए है। और इसका मतलब ये है कि वो जो पुराने कंज्यूमर्स हैं वो इस चीज़ को, उनके पास टाइम होगा कि वो 5 to 7 ईयर्स तक इस फैसिलिटी को, इस बेनिफिट को उस तरह से इंजॉय कर सकेंगे। ठीक, इवन देन उनको समझ लग जाएगी कि जैसे ही कोई माल फंक्शनिंग हुई इन्वर्टर में, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कैन मूव टुवर्ड्स द हाइब्रिड सिस्टम एंड बैटरी सपोर्टिव सिस्टम। तो जब बात कर लेते हैं न्यू कंज्यूमर्स को, उनको अब उनके लिए पॉलिसीज फ़ौरन डे 1 से लागू होंगी। फिर उनको फिर फ़ौरन से पहले हाइब्रिड सिस्टम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा न्यू कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है। तो अगर हम अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उधर अगर हम ये देखें कि हमारी जो बेसिक नीड जो लगवाने वाली क्लास है सोलर की रेजिडेंशियल में, मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैव इंस्टॉल्ड। और अब हमारी जो एक सेक्शन वो है जिन्होंने अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, फिर उसके मुताबिक डिसीजन लेने होते हैं। अब गवर्नमेंट को मज़ीद पॉलिसी की भी इसके मुताबिक ज़रूरत है कि उनको भी सपोर्ट किया जाए, ऐसे गवर्नमेंट फंडेड और ऐसी चीज़ें लेके आई जाए जो कि स्मॉल स्केल हाइब्रिड सिस्टम बेस्ड हो, ऑफ-ग्रिड सिस्टम बेस्ड हो, और उसके तहत बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके। अच्छा, अगर हैव बीन सेड कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इंस्टॉल्ड सोलर, या अगर हम ये कहने हैं कि बहुत सारी एंटिटीज़ ने सोलर लगा लिया हुआ है, तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ से भी आती है कि पाकिस्तान की जो टोटल ओवरऑल डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए सोलर की जो आपकी जो इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है, जो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें नेट मीटरिंग शामिल है, 13 गीगावाट की कहते हैं जी कि आपकी टोटल सोलर जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन आ रही है, जो कि आपका यूजफुल इंटीग्रल पार्ट और बन रही है आपकी नेशनल ग्रिड के। अगर अदर हैंड पे जाएं तो पाकिस्तान की जो टोटल कंजम्पशन पीक पे है वो तकरीबन 46 गीगावाट के करीब है, और अगर हम बात करते हैं विंटर्स में तो कुछ तकरीबन 22-23 गीगावाट के करीब है। तो अगर 13 गीगावाट की जनरेशन सोलर दे रहा है और ग्रिड में एडअप कर रहा है तो पीछे तो वॉल्यूम ही बड़ा कम बच जाता, तो फिर मार्केट जो है वो कहाँ स्टैंड करती है इस वक्त? हाँ, इसमें अब ना दो चीज़ें हैं, एक तो ग्रिड की बात है और एक मार्केट की बात है। मैं इसको सिंपल सी और अंडरस्टैंडिंगेबल बात में ये बता दूं कि ग्रिड का पॉइंट और टेक्निकल है, ठीक है। अब हम अगर ग्रिड के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बात करते हैं, पंजाबी की एक इस्तिलाह में बात की जाती है, गल वध गई है मुख्तार है, मतलब अब गवर्नमेंट जो है, हमारा जो वापडा का डिपार्टमेंट है, वो अब जो भी कर ले, अब जितना सोलर लग गया है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है। हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर इसको मज़ीद डिफ़िकल्ट करती है फॉर द करंट यूज़र्स, तो उन्होंने बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स के ऊपर जाना है।
तो ये शॉर्टफॉल रहना ही है। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट फेज़ में हम बात करते हैं कि ये अब जो डिफरेंस हमारा अब ग्रिड का आ रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को बेटर पॉलिसी की ज़रूरत है। असल में समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो शॉर्टफॉल है ये विंटर का है, नॉट समर। समर में हमारे पास इतना इशू नहीं है। ये अगर आप पॉलिसी रेगुलेशंस की भी बात अगर टेन्योर देखते हैं, वो इसी टेन्योर में होती है, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि ये वो टेन्योर है जिसके अंदर पाकिस्तान का ग्रिड के ऊपर लोड कम है। इसलिए पॉलिसी मेकिंग वाले बंदों को ये समझना चाहिए कि ऐसे एकदम से 100% आप पॉलिसी नहीं लेके आ सकते। इस चीज़ को ये समझना है कि अगर हम आज एक बात चल रही है, आउट ऑफ द टॉपिक है, कि पाकिस्तान की ज़रूरत है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, या उस तरह से नहीं है, इसलिए अब आप मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस की एज 18 से हटा के 16 पे कर दी जाए। ठीक है, ये समझी जा सकती है यार, कल्चर की बात है। इसलिए पाकिस्तान के कल्चर की जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो ये है कि रेगुलेशंस वो बनाई जाए जो कि विंटर में कुछ हो, और ये होता है कंट्रीज में भी होता है, दुनिया में भी होता है, और यही नीड है, ना कि इसको 24/7 के लिए इतलाक कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते हुए ये बड़ी अहम बात है। आई थिंक आपका माशाल्लाह से रीच भी अच्छी है कूल लाइन की, तो ये बात अगर गवर्नमेंट के अदारों तक जानी चाहिए कि वो पॉलिसी मेकिंग के दौरान ये देखें कि हमारा जो पाकिस्तान का लोड है वो लोड विंटर्स में बहुत कम है, तो जब पॉलिसी मेकिंग करें उसके लिए वो उस 365 डेज़ के लिए पॉलिसी ठीक ही नहीं है। ये देखें ओसामा, पॉलिसी मेकिंग एक चीज़ है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी तो करवाना ना कहीं। आपकी देखें जब नेट मीटरिंग रेगुलेशन आई तो शुरू में जो पॉलिसीज़ थी मोर और लेस आज भी वही कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑन पेपर वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। आपके PMTs हैं, जिस भी आप इलाके में चले जाएँ आपको 250 वोल्ट, 255, 260 वोल्ट का PMT मिलता है। आपके मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वेल ऑफ थे या सोसाइटीज़ में रहने वाले थे सोलराइज्ड हैं सारी चीज़ें। आप डे टाइम की कंजम्पशन जो है वो अपनी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के थ्रू पूरी करते हैं, और आपका अगर यही सिनेरियो रहेगा, आपकी जो है वो अगर ग्रिड पे रिलायंस नहीं होगी, तो ये ट्रांसमिशन हमारा नेटवर्क जो है वो इतना केपेबल और रिलायबल है कि वो नेट मीटरिंग को फर्दर सपोर्ट कर सके। हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है जिसकी वजह से बेसिकली पॉलिसीज़ बन रही है। इसके लिए बड़ा अच्छा जो मैंने जिसके पीछे बात किया, मेरे पास एक पॉलिसी है, एक एडवाइस है कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू एट दिस पॉइंट टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क एंड क्लाइंट, बोथ पार्टीज़ के अगर कंसेंट को अगर आपने सेव करना है तो इसके लिए रेगुलेशंस बेहतर होनी चाहिए फॉर कंज्यूमर्स एंड फॉर ग्रिड। ठीक है, अब हमारा चूँकि PMTs जो है वो हाई वोल्टेज की तरफ जा रही हैं, अब हमें उस सिनेरियोज़ के अंदर रहते हुए, एक तो जो हमारी रेगुलेशंस प्रॉपर है, उसमें हमारी जो बिलिंग है वो कंज्यूमर को सेव करने के लिए वो डे टाइम में चेंज कर देनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो पीक आवर्स एंड ऑफ पीक का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कर देना चाहिए सबसे पहले। ये एक सजेशन है और सोल्यूशन है। अब चूंकि डे टाइम में सोलर की जनरेशन ज़्यादा है, आप उस टाइम के अंदर अपने यूनिट्स रेट चेंज कर दें ताकि कंज्यूमर जो है उस टाइम में अपनी बिजली इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो पीक आवर्स हैं, अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के लिए लोग क्यों सोचते हैं, पीक आवर्स के लिए सोचते हैं, तो जो आपकी डे टाइम की प्रोडक्शन आवर्स हैं, हम सबको पता है 9 to 10 to 2 to 3, ये वो पीक आवर्स हैं। आप इन पीक आवर्स पे रेगुलेशंस करें और कंज्यूमर को बेनिफिट दें कि वो लोड इस टाइम पे यूज़ करें। आपको जो फर्दर लोड्स हैं, आप अपनी जो पीक आवर्स की स्लैब्स चेंज करें, तो ये ऑटोमेटिकली ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है कि उसने अपनी सेविंग करनी है। आपके रेट चेंज हो जाएंगे, एडजस्टमेंट्स चेंज हो जाएंगी, जो अदर हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली आपका लोड जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा उस आवर्स के अंदर। आप अपनी पॉलिसी में उन आवर्स के ऊपर लोड की रिबेट दें, ऑटोमेटिकली आपको ये बेहतर सोल्यूशन हाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी ट्रांसफार्मर्स हम बात करते हैं अटैच्ड हैं, उनके साथ कोई ना कोई कमर्शियल प्लाजाज और कमर्शियल स्कूल्स हो गए या कोई इंडस्ट्री जिसके साथ लिंक है वो कुछ ना कुछ अटैच होती है। अगर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं तो उसके साथ कोई ना कोई आपकी शॉपिंग मॉल्स होंगे, उनको उन टाइम्स के लिए कोई ना कोई रिबेट्स दें। और वो जो आपके ज़रूरी नहीं है कि 6 से 9 वो जो 4 आवर्स है शाम के ही पीक आवर्स हैं, आपने पीक आवर्स चेंज करें, कंज्यूमर को सपोर्ट करें। इससे विन विन सिनेरियो क्रिएट होगा, आपके कंज्यूमर को भी और आपका ग्रिड भी स्टेबल होगा। अच्छा, अगर एक
बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन जो है वो नुमाइंदों की तरफ से भी आती है कि जी सोलराइजेशन की वजह से जितने डिविजन्स हैं उनको रेवेन्यू की जनरेशन नहीं हो पा रही, बिलिंग कम से कम हो रही है, रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से वो बाकी मामला जो है वो अपना खुश उसलूबी से नहीं तय कर पा रहे। तो उसकी एक क्लियर इंडिकेशन वो ये कहते हैं जी कि आपकी इंडस्ट्री और आपकी जो कमर्शियल साइट्स हैं उधर मेगावाट्स के हिसाब से सिस्टम लगे हुए हैं जो कि इतनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं कि वो इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा रेवेन्यू था, उसका वो बिलिंग साइकिल जो है वो काफ़ी कम हो गया है। इसी तरह सेम गोज़ विद द रेजिडेंशियल सेक्टर। कोई हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा सोलर लग गया है, वो हाउसिंग सोसाइटी है वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रही, और इसी सिनेरियो में सरप्लस एनर्जी भी जनरेट हो रही है। तो वाई नॉट ये ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो सरप्लस एनर्जी है जिस तरह पूरी दुनिया में किया जाता है कि 2 दिन 3 दिन के लिए आपको अपने होम टाउन में या इधर उधर फ्री एनर्जी मिल रही होती है। ये एनर्जी इस रेट पे होती है कि वो हर बंदे के लिए बड़े आसानी से एक्सेसिबल वाइबल होती है, प्रीपेड जिस तरह से वो बिलिंग कर रहे होते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंडस्ट्री को चाहे आप छूट दे दें कि वो 24 घंटे चलती है, नो प्रॉब्लम, सब्सिडाइज यूनिट का रेट कर दें इंडस्ट्री को, ताकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट अपनी छत के ऊपर करता है वो अपनी छत की बजाय वो एक नया प्लांट ऐड कर ले। एग्जैक्टली इसमें अब वही आपने इसका एक बेटर सोल्यूशन दिया जो कि मैंने कहा था कि हम अपनी एनर्जी डिमांड को और आवर्स को ऐसे एडजस्ट करें कि हम अपने कंज्यूमर को बेनिफिट दें। जब हम ऐसे सोचते हैं तो देन बेनिफिट भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अब हमारी जो एक मेजर चीज़ इसके अंदर एक ये मिसकंसेप्शन बेसिकली है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। हमने ये सोचना है कि हमने सोलराइजेशन की तरफ क्यों गए, हमने पॉलिसी मेकिंग क्यों की। पॉलिसी मेकिंग इसलिए की थी कि गवर्नमेंट बहुत महंगे यूनिट रेट पे बिजली जनरेट कर रही थी, हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट्स किसी पॉलिसी और किसी प्लान के तहत चलती है, ठीक है। एक प्लान था कि भाई गवर्नमेंट पाकिस्तान को सोलराइज किया जाएगा, हमारे जो महंगे कॉन्ट्रैक्टर्स मीनवाइल वो ख़त्म होंगे। अब प्रॉब्लम बेसिकली रेवेन्यू क्या नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। देखिए हमने उस महंगे यूनिट के रेट से अपने मुल्क को, अब हमारी जो कैपेसिटी बात हमेशा इस टाइम में कैपेसिटी पेमेंट्स की होती है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम इस टाइम हर साल इस टाइम पे क्यों बात करते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की बात करते हैं। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को किस प्लानिंग के तहत इंक्रीज़ किया है, डिक्रीज़ किया, ख़त्म किया है, ये असल प्रॉब्लम है। रेवेन्यू एक्चुअली डिफरेंट मैटर है। हम जो आपने सोल्यूशन दिया, जो आपने एक नेक्स्ट फेज में बात की, ये इस मसले को हल करती है। दिस इज़ द सोल्यूशन। जिन लोगों को इंडस्ट्री के लिए पेन है, जो लोग समझते हैं, अब ये बात आगे जानी चाहिए, ये बात उनको भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रियल इशू। रेवेन्यू इज़ नॉट अ रियल इशू, ठीक है। रियल इशू को अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक पॉलिसी मेकिंग करें। आप और मैं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो क्यों नहीं सोच सकते और समझ सकते। देखिए हमारी जो जिम्मेदारी है, हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं हमारी ये काविश जो है वो कभी ना कभी तो रंग लाएगी। हमारा काम है हम आवाज़ उठाते रहें और डायरेक्शन देते रहें। बिल्कुल, ये बड़ा ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। और ये देखिए यही बात करने से एक अच्छी बात होती है, कहते हैं ना बात से बात कीजिए, एक अच्छी बात निकली, और ये एक अच्छा सोल्यूशन है और ये आगे जाना चाहिए, गवर्नमेंट के इदारों तक जाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और आपका, और ये एक ऐसी बात है जो गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करनी चाहिए इस सोल्यूशन के ऊपर। इससे क्या होगा कि बेसिकली जो हमारा एंड कंज्यूमर है, जिसने पेनीज सेव की है टू प्रोटेक्ट हिम फॉर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। चलें अब आप उसको सेव करें। वो एंड यूज़र की सेफगार्ड, जो राइट्स हैं उनकी सेफगार्ड की बात आती है, तो फिर हम आपसी से पूछ लेते हैं कि जो आप ईपीसी प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आता है। जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, कोई भी कंपनी आती है कंज्यूमर के पास, एक प्राइस बैटल चल रही है, कंज्यूमर जो है वो 3-4 कंपनियों से रेट्स वेरीफाई करते हैं, और इवेंचुअली होता क्या है कि जो लोएस्ट बिडर होता है या जहाँ पर भी क्लाइंट सेटिस्फाइड हो उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो एग्जीक्यूशन फेज में चला जाता है। आपको क्या ख्याल है कि कंज्यूमर को एक सोलर सिस्टम लगवाते हुए किन किन चीज़ों का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए? देखिए मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। जब भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं मैच्योर होने के लिए, कस्टमर की तरफ से हमेशा एक बात आती है, पर वाट प्राइस। पर वाट प्राइस इज़ वन थिंग, बट सोलर सिस्टम इज़ अबाउट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़। आपका प्रोडक्ट है, आपकी इंजीनियरिंग है, आपकी सर्विसेज है, आपकी वारंटीज़ है। आप जब कभी अपनी किसी
EPC कंपनी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, आप ये देखें कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज क्या देता है, उसके बैक एंड पे हिस्ट्री क्या है, आया वो उनकी। हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्री को अगर बचाना, और इंडस्ट्री अब इन रेगुलेशन से कुछ चीज़ें रिफाइन भी होनी है, वो ये है कि आपकी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज फर्म्स जो कि प्रॉपर सेटअप के साथ चल रही हैं, दे विल रिवाइव। नॉन टेक्निकल पर्सनस और ऐसे लोग जो कि बहुत कम नॉलेज के साथ चीज़ों को लगा रहे हैं। तो हमें सोलर में प्रोडक्ट चेंज हो जाए, पैनल चेंज हो जाए, रेट चेंज हो जाता है, इन्वर्टर चेंज हो जाए तो रेट चेंज हो जाता है। सो आपने सिर्फ ये सोलर एक वो प्रोडक्ट है, इट्स जस्ट नॉट फॉर दी one time cost. You can change it, just like a car, just like a bike is 4 years, 5 years plan. It's 25 years plan. It's equivalent to your home or your factory or any kind of a building. So cheap is not equal to economical. Solar is not equal to solar panels. And EPC is not equal to installer. इस चीज़ को समझना चाहिए। जो मैंने पॉइंट बताया कि आप सोलर EPC से मुराद इंस्टॉलर नहीं है, कंपनी है जो आपको बैकअप दे सकती है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास एक मार्केट वैल्यू, जिसने अपने नाम को देखना है, जो कि एक लफ्ज़ मौसमी कीड़ा नहीं है। ये सोलर हो गया तो भाई सब ही आ गए। आप ये देखेंगे आपके लिए आसानी है। अब एक चीज़ है कि हर घर में हर जगह पे लोग अपनी पीस ऑफ माइंड को देखते हैं। अब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, आजकल फेक वारंटीज है बहुत ज़्यादा। कोई 10 साल कह रहा है, कोई 12 साल कह रहा है, कोई 15 साल कह रहा है। बराए मेहरबानी यूज़ योर ब्रेन और देखें कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, आया वो आफ्टर सेल सर्विस देती भी है कि नहीं। और आपको मार्केट में बहुत अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी जो सिर्फ आफ्टर सेल्स की बुनियाद पे ही ऊपर आई हैं। बिल्कुल ऐसी मैं प्रोडक्ट अच्छा है। मैं बल्कि अक्सर ये लोगों से डिस्कस करता हूँ कि जब आप किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो पहले आप एटलीस्ट ये तो देख लें कि वो उस कंपनी ने टेस्ट ऑफ टाइम पास किया है कि नहीं। अभी एवरी नाउ एंड देन हम ये देखें कि चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट में आती हैं, वो 3 महीने 4 महीने बाद अपना प्रोडक्ट सप्लाई बेची और जनाब निकल के गायब हो गए। फिर बाद में आफ्टर सेल वारंटी कौन भुगत रहा है, किसी को कोई पता नहीं। यही प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त मार्केट में, जो सिनेरियो चला हुआ है। इंस्टॉलेशन EPCs के लिए भी चैलेंजेस है। जब आप प्राइस नीचे करते हैं, एक सर्टन लेवल ऑफ अमाउंट या एक सर्टन लेवल ऑफ प्रॉफिट हर कंपनी का हक है। आप 19-20 का फ़र्क तो देख सकते हैं, लेकिन 15-20 का फ़र्क जो है वो नहीं हो सकता। आपके इस वक्त एक बड़ी कॉमन जो है वो प्रैक्टिस चली हुई है कि जो एंड यूज़र है वो आपकी प्रोडक्ट होलसेल प्राइसेस पे कहीं से भी ले लेता है, इंस्टॉल जो है अपने इलेक्ट्रिशियन से करवा लेता है। उससे क्या होता है, आपके लाखों रुपए का सामान स्टेक पे लग जाता है। एट द साइट अगर वो प्रॉब्लम नहीं करता तो मे बी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद सिस्टम मैल फंक्शन कर जाए, आग लग सकती है, बहुत सारे हैजर्ड हो सकते हैं। आपकी EPC कंपनी है, आप भी इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे, उनको कैसे कैटर करते हैं आप? देखिए हमारे पास कंप्लीट आफ्टर सेल सबसे पहले तो डिज़ाइन टीम है। देखिए हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा एक डिज़ाइन प्रेजेंट होता है, हमारे पास एक डिज़ाइन टीम है। डिज़ाइन अप्रूव होने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन होती है और सेफ्टी और प्रोटेक्शन के, क्योंकि हम मार्केट में एग्जिस्ट करना, हमने रहना है, ठीक है। उसके बाद हमारी आफ्टर सेल्स का नेटवर्क है। हमारे 24/7 में कस्टमर के पास बंदा जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और दोबारा से। और अगर आप ये देखें, हमारा कंप्लीट पूरे पाकिस्तान का आप सर्वे करवा लें, मेरे कंज्यूमर को है कि अगर कस्टमर किसी EPC से लगाता है, उसको वो सिस्टम सस्ता पड़ता है बनस्पत वो खुद लगाए। ये वो कस्टमर समझ सकते हैं जिन्होंने खुद भी लगाया है और जिन्होंने दूसरों से भी। क्यों? EPC कंपनीज के पास कंपटीशन है, उनके पास टीम्स हैं, उन्होंने सर्विसेज देनी है टू एग्जिस्ट इन दी मार्केट। जो ये सिंपल सा फार्मूला है, जो सर्विस नहीं देगा ये भी, क्योंकि EPC इज ऑल अबाउट गिविंग सर्विसेज। आपने दिहाड़ी नहीं लगानी, क्यों? आपने बिजनेस करना है। सो हम लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को, इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस कर रहे हैं, अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं। वो यही कि हमारे पास आफ्टर से हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के बैठे हैं। फिर वही आपकी बात ये कि एक बंदा जो अकेला है, जिसका कोई दफ्तर भी नहीं है, दफ्तर है तो शायद उसका अपना एक कमरा है, और एक कंपनी जिसके पास इंजीनियर्स हैं, जिसके पास एक ऑफिस है, जिसके पास एक कंप्लीट टीम है, आप उसके रेट को मीट नहीं कर सकते। तो आपने ये देखना है, आपने अपना सुकून देखना है, आपने जो प्रोडक्ट लगाई है उसकी लाइफ देखनी है और उसके मुताबिक इंजीनियरिंग देखनी है। जब हम आज 10 साल पहले काम करते थे, हम इंडस्ट्री के बंदे कहते थे यार ये तो सिर्फ 2 तार ही है ना, DC प्लस माइनस, ठीक है। आज घर वाले शायद ये समझते हैं। अब कोई इंडस्ट्री का बंदा
खुद काम नहीं कराता क्योंकि वो समझ चुके हैं इट्स नॉट अबाउट टू वायर्स। ये एक आम कंज्यूमर, जो हम ये बात कर रहे हैं एग्जैक्टली बेसिकली जो हमारा मेजर चंक है रेजिडेंशियल का या कुछ कमर्शियल का भी और कुछ इंडस्ट्री का भी, उनको ये समझना है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू वायर्स कि 2 तारें लाई और लगा दिया। अच्छा चलिए, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के तसलसल में हमारे व्यूअर्स के लिए, अब आप चूँकि EPC कर रहे हैं, अब आप ये बताएं कि EPC कंपनीज जो है वो कहाँ कहाँ डंडी मार सकती हैं, कहाँ कहाँ पैसे बचा सकती हैं, जो कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता और वहाँ से वो पैसे बना रही होती हैं। जी ठीक हो गया। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने एक बात कही थी, मैं उसी को ही पिक करके आपको कहूँगा, अपने कंज्यूमर को कहना चाहूँगा कि आप EPC कंपनी को सबसे पहले तो पूरा टटोलें और उसको कोई हक मार्जिन दें कि वो कमाए। जब आप उसको मार्जिन नहीं देंगे किसी भी कंपनी को, तो वो उसने कुछ ना कुछ सोचना ज़रूर है। एक बात ठीक है। अब आपने अपने आप को अपना एंड भी सेव करना है ना, ठीक है, अपने एंड भी सेव करना है, तो उसके लिए आप हमेशा EPC कंपनी से डिज़ाइन लें। ठीक है ना, EPC कंपनी से सबसे पहले डिज़ाइन लें और वो क्या लगा रहा है वो पूछे और समझे, ठीक है, और फिर मार्केट वैल्यू से कुछ पे भी करें। आप ये कहें कि आपने उसको पे भी नहीं करना और मार्केट वैल्यू के मुताबिक भी चीज़ देनी है, दोनों बातें करनी चाहिए। डिज़ाइन भी उससे लें, उससे अंडरस्टैंडिंग भी लें, फिर लगाने के बाद वो आप एक दफ़ा क्रॉस चेक भी करें कि भाई आया जो उसने लगाया, जो उसने कहा था, क्या उसने लगाया है। सिंपल सी चीज़ है, जो वो कह रहा है लिख के दे रहा है, आपने जो अंडरस्टैंड किया, आजकल सोशल मीडिया सबको सब पता है, ठीक, उसके मुताबिक उसने आया वो लगाया है, वो चीज़ें वैसी मैच कर रही हैं। उसके बाद आया वो सिर्फ बात कर रहा है या उसके पास आफ्टर सेल सर्विस की टीम भी है। कहने को तो सब कह देते हैं हम भाई रिप्लेसमेंट वारंटी दे देंगे, 24/7 हमारा बंदा पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा सर्वे भी कर लें, कंपनी की हिस्ट्री भी देख लें। हम ऐसे नहीं कहते कि न्यू कंपनीज का हक नहीं है काम करने का, बिल्कुल है, लेकिन कुछ तरीकाकार होता है कि हर बंदा मुंह उठा के, ऐसे तो नहीं है कि आपने कुछ भी करना शुरू कर दें, मेरे घर के 10 सिस्टम्स हैं, लो जी मैं लगाना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं है। आप देखें कि इंजीनियर्स हैं आप, या उस फर्म की इंजीनियरिंग हिस्ट्री है, अगर इंजीनियरिंग हिस्ट्री है, पास प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ ना कुछ हिस्ट्री इंजीनियरिंग की है, देन वो काम कर सकते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशंस हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स की, आपकी ADAB की, या कुछ रजिस्ट्रेशंस हैं या अफिलिएशंस हैं या पास हिस्ट्री है, आप उनके साथ काम करें। ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई नए यंगस्टर्स जो हैं वो जो इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपके ख्याल में उनको किस इंडस्ट्री में पहले आना चाहिए? रिटेल में आए, ट्रेड में आए या EPC में आए? इस इंडस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब ये इंडस्ट्री ट्रेड के हवाले से तो बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि पहले कुछ कंपनीज मौजूद थी, गिनी चुनी थी, आप उनको फिंगर टिप्स पे गिन सकते थे। अब तो हर बंदे का अपना ब्रांड है। अब ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई और ये अच्छी चीज़ भी है, ये अच्छी चीज़ भी है, इंडस्ट्री ग्रो कर गई है। तो जो न्यू इन्वेस्टर है या न्यू इंजीनियर है जो इसमें आना चाहता है, उसको सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए, किसी इंजीनियरिंग फर्म के साथ अटैच होके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, या फिर जो इन्वेस्टर है किसी अच्छी कंपनी के साथ अटैच होके एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाए। अगर वो कट्टे फ्लरिश कर सकते हैं कट्टे फ्लरिश करें, नहीं तो न्यू प्रोडक्ट लेके आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ भी बेचना शुरू कर दिया। एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए एक पास हिस्ट्री चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और कूल लाइन के तवसल से मैं एक चीज़ ऐड भी करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री के, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि चूँकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। जो भी आप बंदा आ रहा है, पाकिस्तान में चीज़ें मुश्किल भी हैं, लेकिन एक सेक्शन, एक कमरा होना चाहिए जिसमें आप R&D के सेक्शन को डालें, जिसका काम अपने प्रोडक्ट को मैच्योर करना हो और एक अच्छी चीज़ कंज्यूमर को देनी हो। जब ये कल्चर हमारे मुल्क में ऐड हो गया, उस वक्त हमारा मुल्क इस सेक्शन में भी और तमाम सेक्शन में भी ऐड तरक्की करेगा। और यही चीज़ जो है वो हमारे लिए, मुल्क के लिए भी और हम सब के लिए और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी होगी। तो यही हम प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इस फील्ड के अंदर, ये इंजीनियरिंग फील्ड है, हमारी अपग्रेडेशन बहुत फास्ट है। हर साल नया पैनल है, हर साल नया इन्वर्टर है, हम उसको मीट नहीं कर सकते रेगुलर एक
प्रोडक्ट लाइन के साथ। हमें R&D सेक्शन होना चाहिए, थोड़ा हौसला होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे, या मेरा मैसेज इस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के लिए भी है कि आया थोड़ा सा आप जिगरा बड़ा करें। अल्लाह ने हमें एक जगह दी, हमने उससे बनाया, अब हमें इस इंडस्ट्री को भी देना चाहिए। कुछ R&D करें, इस मुल्क को भी दे। जब तक हम R&D नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर और उस R&D को सेक्शन में नहीं रखेंगे, ये इंडस्ट्री इसी तरह रहेगी और फ्लरिश नहीं प्रॉपर कर सकेगी। ठीक हो गया उसामा, आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो अरबाब इख्तियार है उन तक ये पहुँच जाए। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आप आए आज, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से भी जो है उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के EPC कंपनीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी जो है वो सवालात के जवाब हमने इस पॉडकास्ट के अंदर दिए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमारे साथ अगली पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।